लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाइपरथर्मिया के बारे में, ठीक है? और जिसमें हमने पढ़ा था हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के बारे में, ठीक है? और उसका मैनेजमेंट। आगे हम बात करेंगे हाइपोथर्मिया के बारे में। अब हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया का मतलब है जब हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से, जैसे आपका टेम्परेचर जो है डाउन चले जाएगा लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोथर्मिया, ठीक है? जब आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितने से नीचे चले जा रहा है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चले जा रहा है, या फिर हम बोलें सेल्सियस में लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? हाइपोथर्मिया। रिस्क फैक्टर क्या क्या है इसमें? रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि कोई पर्सन है जो कि काफ़ी टाइम के लिए एक्सपोज हो रहा है, कहाँ पे? जो फ्रीजिंग एनवायरनमेंट है या फिर कोल्ड एनवायरनमेंट है, उसमें जो है वो पर्सन जो है एक्सपोज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वैसो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या हो जा रहा है? आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं अच्छे से हो पा रही है, ठीक है? हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि रेस्पिरेशन, आपका बीपी जो है वो डाउन होने लग जाएगा, ठीक है? तो ये रिस्क फैक्टर में क्या है कि बहुत टाइम के लिए जो है वो जो पर्सन है किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जो है वो क्या हो रहा है? एक्सपोज हो रहा है, जिसकी वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। और दूसरा हमारा देखा जाता है जैसे सर्जरी के बाद में। सर्जरी के बाद में कैसे? जब कोई पेशेंट जो है सर्जरी के बाद हम पेशेंट, जैसे सर्जरी के टाइम में हम क्या करते हैं, बहुत सारा आईवी फ्लूइड जो है पेशेंट को शुरू कर देते हैं, ठीक है? उसकी वजह से क्या हो रहा है? आईवी फ्लूइड, जैसे बहुत सारा आईवी फ्लूइड लगा रहे हैं तो उसकी वजह से पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जा रहा है? डाउन हो जा रहा है। तो पेशेंट जो है वो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाएगा। और दूसरा, जब पेशेंट को हम आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, सॉरी, आईसीयू, जैसे सर्जरी के बाद आप आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी कम रहता है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकता है? पेशेंट जो है वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है। तीसरी हम बात करें आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। बेबी की बर्थ के बाद में, जिसको हम क्या कहते हैं, बेबी का जो बर्थ है, जैसे बेबी के बर्थ के बाद में कैसे उसमें हाइपोथर्मिया हो रहा है? मान के चलिए जो बच्चा है वो क्या है, उसमें हाइपोथर्मिया क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? जब बच्चा जो है मदर के वॉर्म में है तो वो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो वार्म है, ठीक है? कंपैरेटिवली आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो यूट्रस के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे के लिए क्या है? जो कम है, ठीक है? वार्म के एनवायरनमेंट से कम है, तो उसकी वजह से पर्सन जो बेबी है वो क्या होगा? वो न्यूनेटल हाइपोथर्मिया में जा सकता है, जिसको हम न्यूनेटल हाइपोथर्मिया कहते हैं, ठीक है? न्यूनेट मतलब जो बेबी जो है वो 0 to 28 जो है हमारा जो एज रहता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूनेटल। तो इसी को हम क्या कहेंगे? न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। और दूसरा इसका नाम है साइलेंट किलर, ठीक है? इसी का ही दूसरा नाम है साइलेंट किलर। ये आपको याद रखना है कि इसको बच्चों में इसको क्या कहते हैं? साइलेंट किलर। साइलेंट किलर इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमें जो है वो साइलेंट सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब जो बच्चा है वो साइलेंटली जो है क्या हो जाता है? उसका डेथ हो जाता है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है? साइलेंट किलर। और इसमें क्या है, जो बेबी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर बेबी की हम बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो गया? 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, किसका? बेबी का, ठीक है? अगर लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोथर्मिया, ठीक है, बच्चों में। और कोल्ड स्ट्रोक, आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एम्स में। एम्स में ये क्वेश्चन आ रखा है, जैसे कि कोल्ड स्ट्रोक किसको बोलते हैं, ठीक है? माइल्ड हाइपोथर्मिया को हम कोल्ड स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे माइल्ड हाइपोथर्मिया हो गया, मॉडरेट हो गया और सीवियर हो गया। तो माइल्ड हाइपोथर्मिया का ही दूसरा नाम क्या है? कोल्ड स्ट्रोक, ठीक है? माइल्ड हाइपोथर्मिया का ही दूसरा नाम नाम है कोल्ड स्ट्रोक। अच्छा, इसमें पूछा गया था कि कोल्ड स्ट्रोक में कितना जो टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का, बेबी का? तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेके 36.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर, किसमें? कोल्ड स्ट्रोक में। ये आपको याद रखना है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है? एक दो एग्जाम में पूछा हुआ है कि कोल्ड स्ट्रोक आप किसको कहेंगे, कितना टेम्परेचर जो है वो कोल्ड स्ट्रोक में हो जाता है। और अगर हम आगे बात करें रिस्क फैक्टर की तो क्या हो सकता है? वेदर हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग जो है जैसे बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसे कि जहाँ पे बर्फ़ जो गिरती है, या फिर जैसे हमारे सोल्जर हो गए हैं ना, कि वो बहुत ज़्यादा स्नो गिर रही है, ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं 12-12 महीने जहाँ पे बर्फ़ गिर रहा है, ठीक है? ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकता है? जो पर्सन जो है उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है। या फिर कोई बाहर कोई रह रहा है, जैसे कि जिनके पास घर नहीं है ना, सर्दियों के टाइम में जिनके पास घर नहीं है, वैसे लोगों में भी चांसेस रहते हैं हाइपोथर्मिया होने के। नेक्स्ट हम बात करें फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट क्या है?
फ्रोस्ट बाइट क्या है, जब हमारी स्किन जो है वो एक्सपोज होती है ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे फ्रीजिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। ऐसी मतलब फ्रोस्ट बाइट किस वजह से होता है, जब हमारी जो स्किन है वो एक्सपोज होती है ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे फ्रीजिंग एनवायरनमेंट है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के जो सेल हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के जो सेल हैं उसमें क्या हो जाएगा, छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है। फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से क्या होगा, जो हमारे जो सेल रहते हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल बन जाएंगे। वो क्या करेंगे, परमानेंट सर्कुलेटरी और आपके जो टिश्यू जो है उनको डैमेज कर देंगे। इसी को क्या कहते हैं हम, फ्रोस्ट बाइट कहते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हो सकते हैं, परमानेंटली जो है उसका सर्कुलेशन और वो जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, जो सेल है उसके अंदर क्या हो गया, क्रिस्टल फॉर्म में जो है वो आइस का फॉर्मेशन हो गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आगे जो ब्लड सप्लाई थी वो नहीं जा पा रही है अच्छे से, ठीक है, सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, फ्रोस्ट बाइट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ होते हैं फ्रोस्ट बाइट होने के। तो जो फ्रोस्ट बाइट है इसकी वजह से जो पर्सन है उसको एक तो पेन फील होगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, उसमें नमनेस हो जाएगी, फीलिंग नहीं आएगी उस एरिया में, ठीक है। ऐसे लगेगा कोई मतलब जैसे जैसे कभी लगता है ना, जैसे हाथ में जैसे जैसे नमनेस हो रही है, जैसे कोई जो प्रिक कर रहा है, ठीक है, कोई नीडल से कोई प्रिक कर रहा है, वैसी वाली फीलिंग आएगी। या फिर उस एरिया में स्वेलिंग हो सकती है, या यहाँ तक कि डिस्कलरेशन की वजह से सॉरी ब्लिस्टर भी बन सकते हैं, वहाँ पे डिस्कलरेशन हो सकता है, पेल कलर, वाइट कलर, रेड कलर। और लास्ट जो स्टेज हमें देखने को मिलते हैं उसमें क्या हो जाता है, ब्लैक कलर तक हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि टिश्यूज़ की नेक्रोसिस हो जाती है। तो फ्रोस्ट बाइट की हम बात करें तो इसकी कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। तो स्टेजेस क्या है, फर्स्ट स्टेज है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रोस्ट निप। फर्स्ट स्टेज का ही दूसरा नाम है फ्रोस्ट निप, ठीक है। तो फ्रोस्ट निप में क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको स्टेजेस याद रखनी है, स्टेजेस के नाम याद रखने हैं, और उनके अंदर क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं वो भी याद रखना है, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट को हम बोल रहे हैं फ्रोस्ट निप। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो पर्सन है उसको ठंडा फील होगा, ठीक है, सोर और पेनफुल, उसको दर्द होगा उस एरिया में जहाँ पे फ्रोस्ट बाइट हो रहा है। और स्किन का जो कलर है वो कैसे हो जाएगा, रेड कलर और पर्पल कलर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज में जो स्किन का कलर है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, कैसा हो जाएगा, रेड कलर और पर्पल कलर हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में। देन आ गया आपका सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज को हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल फ्रोस्ट बाइट। इसको क्या बोलेंगे हम, सुपरफिशियल फ्रोस्ट बाइट, ठीक है। इसमें क्या होगा, पिंस एंड नीडल्स, ऐसे लगेगा कि कोई पिंस चुभा रहा है या नीडल चुभा रहा है, ठीक है। या फिर पैचेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, पीलिंग ऑफ स्किन, वाइटिश सी आपको स्किन दिखेगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या है, वाइटिश सी स्किन हो जा रही है, या फिर पेल कलर आपको देखने को मिलेगा। कौन सी स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, जिसको हम बोल रहे हैं सुपरफिशियल फ्रोस्ट बाइट। वहीं मैं थर्ड स्टेज की बात करूं तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, डीप फ्रोस्ट बाइट। इसको क्या बोलेंगे हम, डीप फ्रोस्ट बाइट, इसी का ही दूसरा नाम है डीप फ्रोस्ट बाइट। अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, पेशेंट कंप्लेंट करेगा नमनेस की, ठीक है, नमनेस देखने को मिल रहा है, और स्किन जो है वो हार्ड हो जाएगी, और कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है कलर कैसा हो गया है, ब्लैक कलर हो गया है फिंगर्स का, ठीक है। इस स्टेज में क्या हो गया है, नेक्रोसिस हो गया है, ठीक है। यहाँ तक कि ऐसी कंडीशन भी आती है जब हमें क्या हो सकता है कि जिस एरिया में परमानेंटली डैमेज हो गया है उस एरिया को काटना भी पड़ सकता है। ये क्या है, स्टेजेस थी फ्रोस्ट बाइट की, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम। अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, तो पेशेंट जो है उसको क्या होगा, शिवरिंग होगी, ठीक है, पेशेंट को क्या होने लगेगा, शिवरिंग हो जाएगी। और वहीं ये किस में देखने को मिलेगा, आपके एडल्ट में, ठीक है। लेकिन बच्चों की बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हमें देखने को मिलता है, ठीक। और दूसरा साइनोसिस ऑफ लिप्स एंड फिंगर, साइनोसिस ऑफ लिप्स एंड फिंगर आपको देखने को, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी, पर्सन कंप्लेंट करेगा पेन की, मेंटल इंपेयरमेंट भी हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। ये आपको कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगा, जैसे मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में आपको ये देखने को मिलेगा, कौन सा, मेंटल कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी मेंटल इंपेयरमेंट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, पेशेंट जो है डिसओरिएंटेड हो जाएगा। और क्या हो रहा है, डिक्रीज हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। ऐसी इसमें जो है वो आपका हार्ट रेट और रेस्पिरेशन जो है वो कम हो जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला आपको
मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हाइपरथर्मिया में क्या हो रहा था, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, इसका अपोजिट हो रहा था। हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा था और रेस्पिरेशन भी आपका इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, साथ के साथ रेस्पिरेशन भी आपका इंक्रीज हो रहा था। लेकिन आपको हाइपोथर्मिया में जस्ट इसका अपोजिट देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, हार्ट रेट जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है और रेस्पिरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। अब हार्ट रेट और रेस्पिरेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मतलब हाइपोथर्मिया की वजह से क्या हो रहा है, जैसे कि आपको पता है कि कोल्ड जो है वो क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। तो कोल्ड की वजह से क्या हो जा रहा है, जो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजनेशन मिल रहा था, ठीक है, ऑक्सीजन जो मिल रहा था, ब्लड सप्लाई जो मिल रही थी, वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई है, ठीक है, आगे जाके वो डिक्रीज होगी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन है वहाँ तक जो है हमारी जो डिमांड है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया है, ठीक है। तो बॉडी के जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन है वहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है अच्छे से, ठीक है, या ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है अच्छे से। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन है उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। इसी की वजह से क्या हो रहा है, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन जो है वो कम हो रही है। और क्या देखने को मिल सकता है, पेशेंट की जो स्किन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, फ्रोस्ट बाइट में जैसे है वैसे ही पेल स्किन हो सकती है, कूल स्किन, ठीक है, टच करने पे आपको ठंडा लगेगा। ये हो गया हमारे साइन एंड सिम्टम, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सीवियर हाइपोथर्मिया की। अगर सीवियर हाइपोथर्मिया किसी पेशेंट को हो रहा है तो क्या हो सकता है, जो टेम्परेचर है वो कितना नीचे चले जाएगा आपका, लेस देन 82 डिग्री, 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चले जाएगा, और सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 28 डिग्री सेल्सियस। और कुछ बुक में ही इसका 86 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो एनक्लेक्स, आप एनक्लेक्स में अगर देखेंगे तो आपका जो डाटा है उसमें ये क्या है, लेस देन 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है, ठीक है। अगर आप एम्स का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप ये टिक करके आओगे। अगर आप कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप लेस देन 86 पे ही टिक करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सीवियर हाइपोथर्मिया में क्या देखने को मिलेगा, जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो सकता है, ठीक है, पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। और साथ के साथ इसमें आपका स्टॉप शिवरिंग, जो शिवरिंग है वो भी बंद हो जाएगी। जैसे मैंने बताया आपको, माइल्ड जो हाइपोथर्मिया है उसमें तो आपको शिवरिंग देखने को मिलेगी पेशेंट में, लेकिन सीवियर हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में क्या होगा, शिवरिंग जो है वो बंद हो जाएगी। और माइल्ड मॉडरेट जो हाइपोथर्मिया है उसमें भी आपको शिवरिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, या तो थोड़ा बहुत मिलेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, पल्स एंड रेस्पिरेशन। यहाँ मैंने बात किया जो माइल्ड हाइपोथर्मिया है उसमें तो क्या हो रहा था, हार्ट रेट जो है और हार्ट रेट और रेस्पिरेशन जो है वो कम हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आप देखिए कि जो सीवियर हाइपोथर्मिया है उसमें क्या हो जा रहा है, पल्स और रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो रही है, इरेगुलर हो जा रही है, ठीक है। और इवन आप क्या है वो उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सीवियर हाइपोथर्मिया में आपको जो मॉनिटर है वहाँ पे आपको उसका जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, जो हार्ट रेट है वो आपको नहीं दिखेगा सीवियर हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में। सीवियर हाइपोथर्मिया वाली जो थर्मिया वाला जो पेशेंट है वो इतना क्रिटिकल कंडीशन है कि आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को सीपीआर देना पड़ेगा। सीपीआर देने के साथ साथ आपको उसका एयरवे मेंटेन करना है, ठीक है, उसका जो ईटी ट्यूब है वो तो लगाना ही लगाना है। और बहुत सारे आपको प्रोसीजर करने पड़ सकते हैं, जैसे कि जो सीवियर हाइपोथर्मिया वाला पेशेंट है उसमें हमें ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट जो है उसका पंप नहीं कर पा रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो इमरजेंसी में सर्जरीज भी हो सकती हैं। और अगर डेथ कौन सी कंडीशन में हो सकती है, जैसे कि आपका टेम्परेचर जो है वो लेस देन 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 75 डिग्री फ़ारेनहाइट चले जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। और सेल्सियस में कितना हो गया, 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 24 डिग्री सेल्सियस। और साथ के साथ क्या होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मल्टी ऑर्गन फेलियर आपको देखने को मिलेगा। कौन सी कंडीशन में, मॉडरेट से लेके सीवियर हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पेशेंट है इसमें जो सीवियर वाला जो है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि जो सीवियर हाइपोथर्मिया है उसमें शिवरिंग जो है वो बंद हो जाएगी, और जो टीथ के टक टक करने वाली जो साउंड आती है वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, जैसे हाइपोथर्मिया में होता है। वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी सीवियर हाइपोथर्मिया में और मॉडरेट हाइपोथर्मिया में, ठीक है। और आगे अगर मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट में क्या क्या करना पड़ेगा,
तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पहले तो हम जिस वेदर में पेशेंट रह रहा है, जिस एरिया में जो पेशेंट रह रहा है, ठीक है, उस एरिया से उसको क्या करेंगे, वहाँ से उसको शिफ्ट करेंगे ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपने जो रूम टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, वार्म जो टेम्परेचर रहेगा रूम का, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करेंगे, फर्दर कोई इंजरी ना हो एनवायरनमेंट से, या फिर ऐसी कोई कंडीशन से जैसे उसने गीले कपड़े डाल रखे हैं, ठीक है, तो गीले कपड़े डालने की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके जो गीले कपड़े हैं उनको रिमूव करके दूसरा जो है वो वार्म और ड्राई क्लॉथ जो है उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, साथ के साथ मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, ठीक है, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस को। और सीवियर हाइपोथर्मिया में सबसे पहले क्या रहता है आपका, एक तो पहले आपको उसका जो एयरवे है उसको मेंटेन करना है, ठीक है, एयरवे को भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाइटल साइन को हम फ्रिक्वेंटली क्या करेंगे, चेक करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रोवाइड वार्म ड्राई क्लोथिंग, साथ के साथ उसको क्या करेंगे, वार्म एंड ड्राई क्लोथिंग प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि जो नियोनेटल हाइपोथर्मिया जो हो रहा था उसमें हम क्या कर सकते हैं, हाइपोथर्मिया किस वजह से हो रहा था, जो बेबी है वो मदर के वॉर्म से बाहर आ रहा है, तो बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है, वहाँ के कंपैरेटिवली कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीवरी रूम का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मली हम सेट करेंगे, ठीक है, वार्म होना चाहिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो बेबी है वो जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसके बॉडी पे लगा हुआ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन के थ्रू जो है उसकी जो बॉडी से जो है वो हीट को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। तो वैसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, ठीक है, और उसको फिर हम रेडिएंट वार्मर में भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर टेम्परेचर जो है ज़्यादा डाउन हो रहा है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेबी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर जो कोई पर्सन है उसने वेट क्लोथिंग डाल रखी है तो उसको भी हम दूसरा वार्म क्लोथिंग या फिर ड्राई क्लोथिंग जो है उसको प्रोवाइड करवाएंगे। और क्या कर सकते हैं हम, जो पर्सन जो है माइल्ड हाइपोथर्मिया वाला जो पेशेंट है उसमें हम क्या करेंगे, ऑफ़र करेंगे उसको वार्म ड्रिंक ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है, वार्म ब्लैंकेट ऑफ़र करेंगे, या फिर वार्म एनवायरनमेंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया उसको शिफ्ट करेंगे। बाकी टेम्परेचर जैसे ही लेस देन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जा रहा है, जिसको मैंने बोला अभी कि आप उसको सीवियर हाइपोथर्मिया भी बता सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यूज़ वार्म आईवी फ्लूइड। हम जो आईवी फ्लूइड जो दे रहे हैं पेशेंट को, उनको क्या करना है, वो हमेशा क्या होने चाहिए, वार्म होने चाहिए, ठीक है। और हीटिंग पैड हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे पेशेंट में, हीटिंग ब्लैंकेट्स यूज़ कर सकते हैं, और वार्म बाथ यूज़ कर सकते हैं। और जो सीवियर है और माइड्रेट हाइपोथर्मिया वाला पेशेंट है उसमें क्या करेंगे, वार्म ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अवॉइड अल्कोहल एंड कैफिनेटेड ड्रिंक। और क्या करना है, पेशेंट को बताना है या उसके रिलेटिव्स को बताना है कि हमें क्या करना है, अवॉइड करने हैं अल्कोहलिक एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। और प्रोवाइड करवा सकते हैं हम सॉक्सेस, वार्म सॉक्सेस जो रहती हैं, स्कार्फ हो गया, हैट हो गया, ग्लव्स हो गए, क्लिपर्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या है हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पर्सन जो है वो हाइपोथर्मिया वाला जो पर्सन है उसमें क्या है, हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल जो ब्लैंकेट रहते हैं वो यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट जो रहते हैं उनको यूज़ नहीं किया जाएगा। और दूसरा, डोंट अप्लाई पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब। क्या करेंगे, जो पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब है वो इस उस एरिया में अप्लाई नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ये फिंगर्स होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रखा है, फ्रोस्ट बाइट हो रखा है, या फिर वो स्किन का कलर जो है वो क्या हो गया है, डार्क हो गया, पेल हो गया, वाइट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे जो पल्स ऑक्सीमीटर जो हमारे आते हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है उस एरिया में जो मैंने आपको बताया वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पे सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो हमारी जो रीडिंग है वो क्या हो सकती है, इनकरेक्ट हो सकती है, फाल्स रीडिंग आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोब को यूज़ नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों क्यों यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो हाइपोथर्मिया वाला पेशेंट है उसमें क्या हो सकता है, बर्न होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जो वैसो कंस्ट्रिक्टेड जो स्किन रहती है, जो एरिया है वहाँ पे क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। इसीलिए हम ऐसे पेशेंट में इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट्स जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे क्वेश्चंस में पूछ सकता है।
अच्छा, मैनेजमेंट में हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप हॉट वाटर जो बॉटल जो रहती हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हॉट वाटर बॉटल ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जो सीवियर केसेस हैं या मॉडरेट केसेस हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर इरिगेशन कर सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इरिगेशन कर सकते हैं, किससे, लेकिन वार्म फ्लूइड से, ठीक है। यूज़ करेंगे वार्म फ्लूइड। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर, हॉट वाटर पेरिटोनियल, हॉट वाटर पेरिटोनियल लेवाज, ठीक है। लेकिन इनमें इसको किया जाता है वैसे कंडीशन में जो ज़्यादा मॉडरेट कंडीशन है या फिर सीवियर कंडीशन में। नॉर्मली आप करेंगे तो इसकी वजह से सीवियर इंजरीज भी हो सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है। पेरिटोनियल लवाज हो गया, या फिर गैस्ट्रिक लवाज हो गया आपका, या फिर गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक लेवाज हो गया। और बाकी मैंने आपको बताया कि वार्म फ्लूइड जो है, आईवी फ्लूइड जो है वो यूज़ करने हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या करेगा, थोड़ा सा रिकवर करने लगेगा। सो सीवियर वाली कंडीशन में मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन देंगे, ठीक है। फिर एयर भी मेंटेन करेंगे। जो एटीएलएस की पूरी जो गाइडलाइन है उसको हमें फॉलो करना रहता है, किसमें, सीवियर हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में। एक चीज़ आप और याद रखेंगे, जो सीवियर हाइपोथर्मिया या मॉडरेट हाइपोथर्मिया है, ऐसी कंडीशन में हम कभी भी ऑरली टेम्परेचर नहीं लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑरली टेम्परेचर जो है वो अच्छे से एक्यूरेसी नहीं आएगी। हम हमेशा कौन सा टेम्परेचर प्रेफर करेंगे ऐसे पेशेंट में, कोर बॉडी टेम्परेचर। तो हमेशा कोर बॉडी टेम्परेचर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोर बॉडी टेम्परेचर जो है उसके लिए कौन कौन सी साइट्स रहती है, जैसे कि आपका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गया, या फिर इसोफेजियल हो गया, पल्मोनरी आर्टरीज होगी, ब्लैडर हो गया, है ना। तो ऐसी ऐसी जो साइट्स मैंने आपको बताई थी, ऐसी साइट से ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर जो है मेज़र करेंगे, क्योंकि यही हमें बताएगी कोर बॉडी टेम्परेचर के बारे में। आगे हम बात करें तो इसके टाइप की, जैसे क्या क्या टाइप रहेंगे इसके, हाइपोथर्मिया के टाइप की बात करें तो माइल्ड, माइल्ड हाइपोथर्मिया, माइल्ड हाइपोथर्मिया, देन मॉडरेट, मॉडरेट हाइपोथर्मिया, सीवियर हाइपोथर्मिया, सीवियर हाइपोथर्मिया। अब माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कब बोलेंगे हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ बुक में जो है वेरिएशन है, जो आप स्टैंडर्ड बुक जो फॉलो करेंगे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सीवियर हाइपोथर्मिया है वो कितने से नीचे है, लेस देन 82 डिग्री, 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में इसको इस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है, 90 से लेके 95 डिग्री जो है, 90 से लेके 95 डिग्री तक हम बात करें तो ये किस में आएगा, आपका माइल्ड हाइपोथर्मिया में आएगा, ठीक है। वहीं पे हम मॉडरेट हाइपोथर्मिया की बात करें तो 90 से लेके 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है मॉडरेट में आएगा, और सीवियर हाइपोथर्मिया लेस देन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। ये भी आपको याद रखना है कि माइल्ड किसको कह रहे हैं, मॉडरेट किसको कह रहे हैं, और सीवियर किसको कह रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक हमने पढ़ा माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हाइपोथर्मिया, ठीक है। और एक टाइप इनके और भी हैं, जैसे कि एक्यूट हाइपोथर्मिया हो गया, ठीक है। एक्यूट हाइपोथर्मिया का मतलब है कि बहुत कम टाइम में, जैसे विदिन 30 मिनट में, जैसे कोई जैसे बर्फ़ वाला जो पानी रहता है, ठीक है, उसके अंदर चले गया एकदम से, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, एकदम से डाउन हो जाएगा। एक्यूट मतलब सडन जो है उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है डाउन हो जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट हाइपोथर्मिया। फिर आता है सब एक्यूट हाइपोथर्मिया और क्रोनिक हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो क्रोनिक टाइम से कोई अगर एक्सपोजर में है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है। जैसे कि बहुत सारी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स जो रहते हैं उनमें आप देखिएगा कि उसमें पर्सन जो है उसको क्या होता है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन में रहता है, उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। या फिर माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन होगी, माल न्यूट्रिशन वाले जो पेशेंट रहते हैं वो उनकी बॉडी जो है वो हीट को जनरेट नहीं कर पा रही है, तो ये क्या हो गया आपके अलग जो टाइप है। इसके अलावा वो भी मैंने आपको बता दिए। एक चीज़ आप और नोट कीजिएगा, जब टेम्परेचर जो है वो लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाएगा, तो हमारा जो पेशेंट है उसके ईकीजी में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे अरिथमियाज हो जाएगा पेशेंट के, तो उसका जो ईसीजी है उसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें ईकेजी चेंजेस, ईकेजी चेंजेस और अरिथमियाज इन हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया के चलते क्या देखने को मिल सकता है आपको, तो पर्सन जो है उसमें हमें देखने को मिलेगा साइनस, ब्रेडिकार्डिया, या फिर जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया, और एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी जब टेम्परेचर जो है लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस चले जाएगा, ठीक है। लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस चले जाएगा, तो हमारी जो ईसीजी है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। जैसे ही आपका जो टेम्परेचर है, अगर एक आपको दिखेगा इसमें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा ओसबोन ओसबोन वेव। ओसबोन वेव क्या है, ठीक है। ओसबोन वेव्स जो है हमें देखने को मिलेगी जब टेम्परेचर कितने से नीचे चले जाएगा, लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे जाएगा टेम्परेचर, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, हमें ओसबोन वेव जो है वो देखने को मिलेगी। अब ओसबोन वेव क्या होता है, तो ओसबोन वेव क्या है, इसी को ही हम दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम है जे वेव, ठीक है। द ओसबोन वेव, आल्सो नोन एज, क्या बताया मैंने आपको, जे वेव भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जे वेव। जे वेव, इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, बिटवीन क्यू आर एस, बिटवीन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड between QRS complex and the ST segment, the ST सेगमेंट। तो
जो ओसबोर्न वेव है और जे वेव है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, इसका एक तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा और दूसरा कहाँ पे मिलेगी, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एसटी सेगमेंट जहाँ पे है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी आपको मैं बताती हूँ कि ये आपको देखने को कैसे मिलेगी। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी ईसीजी। जैसे कि हम बात करें ईसीजी के बारे में, तो ये हो गया आपका पी वेव, ठीक है, क्यू वेव, आर वेव, ठीक है, और यहीं पे ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, पहले हम आपको नॉर्मल बता देती हूँ। पी क्यू आर एस, देन ये हो गया आपका एस टी सेगमेंट। ठीक है, और ये हो गया आपका टी वेव। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देन टी वेव, ये क्या है, टी वेव। और ये हो गया आपका एस टी सेगमेंट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका एस टी सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये आपका हो गया नॉर्मल। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ओसबोर्न वेव जो है वो आपको कैसे दिखेगी। ओसबोर्न वेव जो है वो आपको कैसे दिखेगी, दूसरी तरफ मैं आपको बता रही हूँ। ये हो गया पी वेव, क्यू वेव, ये आर वेव, और यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एस वेव। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, जे पॉइंट। ये पॉइंट हो गया जे पॉइंट। ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा, जे पॉइंट, ये पॉइंट हो गया जे पॉइंट। ठीक है, जैसे ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का एंड हो रहा है और एस टी सेगमेंट जो है वो आपका शुरू हो रहा है, समझ रहे हो। जैसे कि ये आपका एस टी जो, ये हो गया एस टी सेगमेंट है ना, इसके शुरू होने से पहले, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ये आर हो गया और एस हो गया। ठीक है, इसके खत्म होने से, होने के बाद, और एस टी सेगमेंट के शुरू होने से पहले ये वाला जो पोर्शन हो गया। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो मैं ये बात करूँ यहाँ पे, ये कैसे दिखेगा, जो ओसबोर्न वेव है वो आपको कैसे दिखेगी, इसको अलग पेन से बना रही हूँ, ये आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, ऐसे पीक सा बनेगा इसका। ठीक है, देन अच्छे से नहीं बना, इसको एक बार फिर से बना देते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, जे पॉइंट। ठीक है, ये तो हो गया आपका, ये वाला पॉइंट तो हो गया जे पॉइंट, और इसको हम बोल रहे हैं ओसबोर्न वेव, ओसबोर्न वेव। ठीक है, ओसबोर्न वेव, ये क्या देखने को मिल रहा है हमें, ओसबोर्न वेव, ये आपको याद रखना है। अभी तक तो नॉर्मल नॉर्मल ईसीजी पूछ रहा है। ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की या फिर आपको वीएफ की ईसीजी आ रही है, या फिर फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, हो सकता है कल को इससे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपके कि ओसबोर्न वेव क्या है। ठीक है, ओसबोर्न वेव है क्या, इसका एक तो ईसीजी का क्वेश्चन आ सकता है आपको, और दूसरा क्या आ सकता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि कब बनती है। ठीक है, और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया क्या है, ये द ओसबोर्न वेव आल्सो नोन एज जे पॉइंट, इसी का ही दूसरा नाम है जे पॉइंट। और इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या है, जैसे कि एक टैबलेट है डाइजोक्सिन। ठीक है, डाइजोक्सिन, ये क्या करती है, अगर पेशेंट, ये होती है जो सीएचडी वाले पेशेंट रहते हैं उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर वाले जो पेशेंट रहते हैं उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो डाइजोक्सिन क्या करती है, जो पेशेंट जो है उसमें क्या करवाती है, डाइजोक्सिन जो पेशेंट ले रहा है उसकी ईसीजी में हमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो हमें जो यहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मैंने बताया, यहाँ पे इसका क्या, जो पेशेंट डाइजोक्सिन ले रहा है उसमें क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ये वेव जो है वो अपोजिट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये तो नेगेटिव हो गया, लेकिन वो अपवर्ड जो जा रही है वो होगी आपकी पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो हमें किस में देखने को मिल रहा है, डाइजोक्सिन की जब टॉक्सिसिटी हो जा रही है। ठीक है, जो डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो रही है
ऐसे वाले पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है, वहीं कहाँ पे, जे पॉइंट के पास में। और ओसबोन वेव में मैंने आपको बताया क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये किस वजह से हो रहा है, जो हमारे वेंट्रिकल जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मली वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये ओसबोन वेव बन रही है, ठीक है। एबनॉर्मल वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, ये वेव बन रही है। और दूसरा इसमें जो मोर सीवियर हाइपोथर्मिया वाले जो पेशेंट रहते हैं, इससे भी जो सीवियर हाइपोथर्मिया वाले जो पेशेंट रहते हैं, उसमें हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिक हम्प और कैमल हम्प, ठीक है। ये कैमल के हम्प की तरह बन रहा है, जो कैमल का हम्प रहता है ना ऊपर, उसकी तरह बन रहा है, तो इसीलिए इसको दूसरा क्या नाम दे रहे हैं हम, हाइपोथर्मिक, हाइपोथर्मिक हम्प। हम देखा होगा आपने, जो कैमल होती है ना, उसके ऊपर जो रहता है एक बना हुआ, उसको क्या बोलेंगे, हम्प। और हाइपोथर्मिक हम्प और कैमल हम्प, ठीक है। तो इसी जब ये ज़्यादा सीवियर हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो वेव बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिक हम्प और कैमल हम्प। तो यहाँ तक हमने पढ़ा हाइपोथर्मिया के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। तो हाइपोथर्मिया के बारे में हमने पढ़ा, जब टेम्परेचर जो है, हमारा जो टेम्परेचर है 95 डिग्री से नीचे चले जाएगा, या सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया। रिस्क फैक्टर कौन कौन से पर्सन जो है वो रिस्क फैक्टर में होते हैं, एक तो ज़्यादा ओल्ड एज वाले पेशेंट हो गए, ठीक है, पर्सन हो गए, या फिर बहुत कम एज वाले जो पर्सन है उनमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है, ठीक है, वो ज़्यादा हाइपोथर्मिया में मतलब वो हाइपोथर्मिया ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं ऐसे पर्सन में, ठीक है। या फिर जो माल न्यूट्रिशन वाले पर्सन हो गए, या फिर हाइपोथर्मिया वाला जो सॉरी हाइपोथायरॉयडिज्म वाला जो पेशेंट रहता है ऐसी कंडीशन में, या फिर किसी के न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या कोई किसी को सीवियर इलनेस है प्रोलॉन्ग टाइम से, ऐसी कंडीशन में जो बॉडी है मेंटेन नहीं कर पा रही है हीट को, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, उसमें एक्यूट क्रोनिक हाइपोथर्मिया हम जिसको कहते हैं, कि बहुत टाइम से क्रोनिक इलनेस में कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको सेप्सिस हो रखा है, इलनेस हो रखी है काफ़ी टाइम से, तो वो अपनी बॉडी में जो है टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक हाइपोथर्मिया भी कहते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको अलग से स्टेजेस बताई थी, एक्यूट हो गया, फिर सब एक्यूट हो गया, क्रोनिक हो गया, है ना, ये वाली स्टेजेस। और रिस्क फैक्टर में मैंने आपको बताया कि बहुत टाइम से कोई ऐसे एरिया में काम कर रहा है जहाँ पे बहुत लंबा एक्सपोजर ले रहा है ठंड के, इसमें कोल्ड के एक्सपोजर में बहुत टाइम तक अपनी बॉडी को रख रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। आफ्टर सर्जरी मैंने आपको बताया बहुत सारा आईवी फ्लूइड देना पड़ रहा है, उसकी वजह से बेबी जो है उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं ना, और उसी की वजह से बच्चों की जो है डेथ हो जा रही है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, साइलेंट किलर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है इसी की वजह से, और पता भी नहीं चलता है। और आपको मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है कोल्ड स्टॉक, जिसको आपको याद रखना है कि टेम्परेचर इतना है। आगे इसके बारे में और भी पूछ सकता है, जो जो मैं आपको बता रही हूँ उसके बारे में पूछा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इमेजेस डाल के आपको पूछे फ्रोस्ट बाइट के बारे में, ठीक है, फ्रोस्ट बाइट क्या होता है, इसकी स्टेजेस क्या है, नाम पूछ सकता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि साइन एंड सिम्टम क्या है, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हाइपोथर्मिया के चलते, और सीवियर में क्या कंडीशन हो सकती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं सीवियर में, आपका जो टेम्परेचर है वो कितने से नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक कि डेथ हो जाएगी जब जो टेम्परेचर है लेस देन 70 डिग्री फ़ारेनहाइट चले जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि पहले तो उस पर्सन को वहाँ से रिमूव करना है, ऐसे एक्सपोजिंग एरिया से जहाँ पे उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है, और उसके लिए वार्म जो रूम जो है उसका टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, ब्लैंकेट प्रोवाइड करवाएंगे, उसको ऑफर करेंगे फ्लूइड जो वार्म फ्लूइड होगा वो आप उसको एडमिनिस्टर करोगे आईवी, ठीक है, और वार्म ब्लैंकेट देंगे, और साथ के साथ उसके वाइटल साइन भी फ्रिक्वेंटली हमने मॉनिटर करने हैं। और ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में कभी भी हमें एक्जिला के थ्रू या ओरल के थ्रू हमें टेम्परेचर नहीं लेना है, जो सीवियर हाइपोथर्मिया वाला पेशेंट है या फिर मॉडरेट हाइपोथर्मिया वाला पेशेंट है, क्योंकि हमें क्या करना है, उसका कोर बॉडी टेम्परेचर चाहिए रहता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका बायरेक्टल या फिर आपको मैंने जो अदर साइट्स बताई थी वहाँ से हम आप टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट आईसीयू में है तो जो प्रोब इंसर्ट करते हैं
वो सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि अल्कोहल और कैफ़ीन जो है वो अवॉइड करने के लिए बोलना है पेशेंट को, और पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको सॉक्सेस, क्लिपर्स या फिर स्कार्फ, ग्लव्स, ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे। और जो आपको मैंने बताया कि इसको आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे पेशेंट जो जिनमें वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, हाइपोथर्मिया हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हम इलेक्ट्रिकल जो ब्लैंकेट हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे, और ना ही पल्स ऑक्सीमीटर ऐसे एरिया में लगाएंगे जहाँ पे जो एरिया जो है वो पेल हो रहा है, कलर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट हो रखा है, ऐसे एरिया में हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। हॉट वाटर बॉटल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर यूरिनरी ब्लैडर जो इरिगेशन होता है, लेकिन ये होता है सीवियर केसेस में, जब सीवियर हो जाता है पेशेंट तो वैसी कंडीशन में। और हॉट वाटर, पेरिटोनियल लेविस हो गया, गैस्ट्रिक लेविस हो गया, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने आपको टाइप्स बताए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कितना कितना इनका टेम्परेचर रहता है, और ईकीजी में चेंजेस क्या हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि अभी जैसे जैसे पुराने पुराने क्वेश्चन जो है, जो लोग रटते जा रहे हैं, वो चीज़ें पूछना बंद कर दिया है, ठीक है। तो आगे 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 जो है वो नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो आपको इसको याद रखना है कि ओसबोर्न वेव क्या है, जे वेव, जे पॉइंट किसको कहते हैं, और इसमें क्या आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिल रहा है देखने को, नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिल रहा है देखने को, डाइऑक्सिन की टॉक्सिसिटी से हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इस तरह से इसी चीज़ में जो है चेंजेस आएंगे, ठीक है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, हमें ओसबोर्न वेव देखने को मिल रहा है।